1350 है इसमें। उसने खाकी रंग का लिफाफा अहमद की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जो उसने कुछ कहे सुने बगैर अपने बैग में डाल दिया। अहमद मुकर्रर वक्त पर जब्बार को रकम समेत वापस मौजूद पाकर दिल ही दिल में अपनी काम ख्याली पर नादिम हो रहा था। अच्छा ही हुआ था कि उसने 1 बजे तक इंतजार करने का फैसला कर डाला था, वरना वो खुद को नाकाबिल तसव्वुर दुश्वारियों में डाल चुका होता। कल लस्सी पुड़िया लाना। जब्बार ने उसके साथ बस स्टॉप की तरफ बढ़ते हुए कहा, उम्मीद है कि सब निकल जाएगी। आज का माल तो चुटकी हो गया। ये माल तुम कहाँ खपाते जा रहे हो? अहमद ने हैरत के साथ सरगोशाना लहजे में सवाल किया। ये मेरा ट्रेड सीक्रेट है। वो मकाराना अंदाज में मुस्कुराया। तुम्हें बता दिया तो कल पत्ता भी साफ कर सकती हूँ। तुम लिख कर रख लो कि मैं 4-6 ही दिन में 100 से ऊपर चला जाऊंगा। चर्च का क्या हाल है यहाँ? अहमद ने महज अपनी मालूमात की गर्ज से सवाल किया। यहाँ क्या, शहर तक में मैदान साफ है। उसे बुरा सा मुंह बनाकर बेपरवायाना अंदाज में कहा, सुना है कि हीरोइन निस्बतन आसानी से मिलने लगी है। हम लोगों ने बड़े मौका से इस काम में हाथ डाला है। पढ़ने लिखने में अब कोई खास चार्म नहीं रहा। ग्रेजुएशन के बाद भी जूतियां चटकाने के बाद मुश्किल से 1800 की नौकरी मिलती है। इस काम में लेडी लक जरा भी साथ दे गई तो वारे के न्यारे हो जाएंगे। बस ये याद रखना कि मैं गरीब हूँ। माल या रकम में जरा भी गड़बड़ हुई तो बेमौत मारा जाऊंगा। अहमद ने मौका पाते ही अपने दिल की खलिश अल्फाज में बयान कर दी। फिक्र न करो यार, हम भी कंगले हैं। वह अहमद की कमर पर हाथ मारकर हंसा। तो दोनों का नफा नुकसान एक साथ है। कुछ दिन माल कमा कर छुट्टियों में पेशावर का चक्कर लगाएंगे। सुना है वहाँ आजाद इलाका करीब होने की वजह से मंशियात बहुत सस्ती है। अहमद सर हिला कर रह गया। वो तो ये सोच रहा था कि जब्बार इस मामले में इतना पुरजोश क्यों है। फिर चंद दिनों में उसकी सोच विचार थरी की थरी रह गई। जब्बार 102 पुड़िया फरोख्त करने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसी के साथ उसने अहमद को बता दिया था कि पूरी रकम की अदायगी उसी दिन होनी दुश्वार है। बाज गाहक उधार भी करते हैं, लिहाजा अदायगी में कम से कम 1 दिन की राहत मिलनी जरूरी हो गई थी। अहमद फिक्रमंद हो गया था, लेकिन जब उसने जब्बार का जिक्र किया बगैर मोती दादा से सुलझन का जिक्र किया तो उसने चुटकी बजाने में मसला हल कर दिया। वह अहमद से 1 दिन का उधार तो पहले ही करता था। उसकी रुदात सुनकर 3 दिन पर राजी हो गया। जिससे दिन हिसाब साफ हो जाना चाहिए। जितनी रकम नकद मिल जाए पहुंचा दिया करो, क्योंकि पास रखने में गिर भी सकती है, जेब कर सकती है। तुम्हारा काम बहुत अच्छा जा रहा है। शहर में और भी तो कॉलेज है और उनमें तुम्हारे यार दोस्त होंगे। वहां कोशिश क्यों नहीं करते? करूंगा दादा, वो पूरे एतमाद लहजे में बोला। पहले जरा यूनिवर्सिटी की मांग में ठहरा हो जाए, फिर किसी से बात करूंगा। जिससे भी बात करो पहले उसका आगा पीछा देख लेना। मोतीदाता हस्बे मौका उसे मशवरा देने से नहीं चूकता था, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी तुम पर होगी। फिक्र ना करो, इंतकाल से पहले तुमसे भी मिला दूंगा। नहीं पापा, वो दोनों हाथों से अपने कान छूते हुए बुखला कर बोला। कॉलेज के लूडों से मैं डरता हूँ, कहीं आखिरी उम्र में मिट्टी पलीद ना हो जाए। तुम्हें भी यूं मिला लिया कि सिफारिश पर आए थे। मुझे किसी से मिलने मिलाने की जरूरत नहीं। आदमी को देखना भालना तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। रकम की अदायगी में मोहलत मिल जाने पर हामिद खुशी खुशी वापस लौट आया और अगले दिन जब्बार को माल देते हुए उस सहूलत से आगाह कर दिया। जब्बार उस काम के बारे में बहुत ज्यादा संजीदा था। हामिद को यूं महसूस होता था जैसे इन दिनों जब्बार सिर्फ हीरोइन की फरोख्त के लिए ही यूनिवर्सिटी आता हो। माल ले जाने के बाद वो कुछ रकम वापसी से पहले हामिद के हवाले कर देता और बाकी रकम अगली सुबह माल लेते हुए उसे अदा कर देता। लेन देन के मामले वो इतना खरा साबित हो रहा था कि बाज औकात हामिद दिल ही दिल में ये सोचकर शर्मिंदा हो जाता कि एक मौका पर उसने जब्बार जैसे आदमी की नेक नीयत पर शुबा किया था। यूनिवर्सिटी की हदूद में बायमी लेन देन को दूसरे तलबा की निगाहों से पोशीदा रखने के लिए जब्बार ने भी हामिद जैसा स्याह बैग इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वो दोनों मिलते तो कहीं खूबसूरत तरीके से अपने बैग तब्दील कर लेते थे, फिर एक दूसरे को जुबानी इसमें मौजूद रकम या पुड़ियों की तादाद बता देते, जिसमें जरा भी फर्क नहीं होता था। जब्बार के मिलने से हामिद की आमदनी में 2 रुपए तो सीधा सा इजाफा हो गया था। तादाद बढ़ने से होने वाली आमदनी उसके अलावा थी। उसका जवान चढ़ता हुआ खून था, लिहाजा उस खुशहाली को अपनी जात तक महदूद न रख सका। माँ बाप बहनों के रोते बसोरते और फिक्रमंद चेहरों पर खुशी की एक झलक देखने की उम्मीद में घर में मौका बेमौका फ्याजी का मुजाहिरा करने लगा। घर में नए 2-in-1 की गुजीली आवाज में नगमे भी गुनगुनाने लगे और पड़ोसन से वक्त दरियाफ्त करने के बजाय घर में सिर्फ सेल से चलने वाला नया वाल कलाक आ गया। बल्कि हामिद ने अपनी बहनों को घड़ियां भी लेकर दी थी। माँ बाप अगर अंधे हो तो उन्हें अपनी जरूरतों और ख्वाहिशों के सिवा कुछ नजर नहीं आता। औलाद रिश्वत ले, चोर हो या जेबें काटती फिरे, वो उसकी दी हुई हर रकम को खून पसीने की कमाई तस्वुर कर लेते हैं। लेकिन हामिद का बाप ईमानदार था। आजकल क्या कर रहे हो बेटे? बाप ने बड़े प्यार के साथ और हौसला अफजा लब और लहजे में बात छेड़ी। माशाल्लाह, बढ़ चढ़ कर घर का बोझ उठाने लगे हो। हामिद ने चूक कर बाप की तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में अपने लगते जिगर के लिए अथाह प्यार के सिवा कुछ नहीं था। सवाल टेढ़ा था, मगर हामिद उससे मुस्कुराहट में उड़ा गया। कुछ नहीं, उसी स्टेट एजेंसी में जा रहा हूँ बाबा, मालिक अच्छा आदमी है।
दफ्तरी काम के अलावा थोड़ी सी मेहनत करता हूँ तो जायदादों के सौदे में थोड़ी बहुत दलाली भी मिल जाती है। तेरा ख्याल रखना बेटे। बाप के लहजे में कर बूम उठाया, जैसे अपने बेटे से बहुत कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह न पा रहा हो। पैसे का लालच बहुत बुरा होता है। मैं तुम्हें जिंदगी भर कोई आसाइश फराहम नहीं कर सका। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी महरूमियों का हिसाब चुकाने के लिए तुम कोयलों की दलाली में पड़ जाओ। हाथों की स्याही फिर धुल जाती है मगर चेहरे की कालिक हर एक को ले डूबती है। तुम खुद समझदार हो। उसने लहजे भर के लिए खामोश होकर थूक निकलते हुए अपना गला तर किया, फिर बोला, अपना अच्छा बुरा समझती हो लेकिन तुमने दुनिया नहीं देखी। बस यही एक फिक्र जरा परेशान कर देती है। आप बेफिक्र रहे बाबा। हामिद ने आगे बढ़कर बूढ़े बाप के दोनों शाने थाम लिए। घर के नाम को बटा नहीं लगाऊंगा। आप ज्यादा ना सोचा करें। आपने क्या नहीं दिया हमें, यही क्या कम है कि आज मैं कहीं कड़ी मजदूरी करने के बजाय बेफिक्री से तालीम हासिल कर रहा हूँ। बूढ़े बाप के होंठों के गोशे कपकपाए और आंखों से दो मोती गोद में लुढ़क गए और वो रूंधी हुई आवाज में बोला, जब कुदरत ने मुझे कुछ नहीं दिया तो मैं तुम्हें क्या देता बेटे। न सर छुपाने को अपना ठिकाना है न। हाँ अब सब हो जाएगा। हामिद की माँ शायद अपने शौहर की आवाज सुनते हुए सेहन से कमरे में आई थी। तुमसे तो कुछ भी नहीं हुआ, अब अल्लाह रखे मेरे हामिद को। देखना थोड़े ही दिनों में। अपनी रवानी में बोलते बोलते अचानक ही उसकी निगाह अपने शौहर के चेहरे की झुर्रियों में लरसती हुई आंखों पर पड़ी और उसे पटा गई। अरे तुम रो रहे हो, क्या कह दिया इसने तुमको? वो लपक कर शौहर की दिलजोई के लिए आगे बढ़ी और हामिद दिल गिरफ्ता होकर कमरे से निकल गया। उस रोज उसने सदके दिल से फैसला किया कि अपनी आमदनी का एक एक पैसा एहतियात से जमा करेगा और 15-20 हजार जमा पूंजी बनाने के बाद हीरोइन फरोशी तर्क कर देगा। उसने झूठ बोलकर अपने बाप को तो मुतमिन कर दिया था लेकिन खुद अच्छी तरह जानता था कि वो एक गलत काम में मुलव्विस है। बाप के छेड़ने से उसके अंदर की वो कमजोर आवाज जरा जोर पकड़ गई थी जो अपनी मजबूरियों की खातिर हामिद ने खुद घोट कर रखती थी। कुछ दिन तक जब्बार के साथ मामला किसी गड़बड़ के बगैर खुश उसलूबी से चलता रहा। फिर एक दिन वो अचानक गायब हो गया। हामिद उसकी नेक नीयत का दिल से मुतरिफ हो चुका था, लिहाजा ये गुमान भी नहीं हुआ कि जब्बार के दिल में बेईमानी आ गई होगी, मगर उसे तशवीश जरूर हो गई थी। उसका अंदाजा था कि जब्बार को अचानक कोई मजबूरी भी पेश आ गई होती तो महज हामिद को इत्तला देने से जरूर आता। फिर उसने सोचा कि जब्बार यूनिवर्सिटी के किसी दूर उफ्तादा हिस्से में ना फंस गया हो। उसने पहले 2 लेक्चर छोड़ दिए और इधर उधर मंडलाता रहा। उसकी बेचैन निगाहें हर लहजे जब्बार की मुद्दे थी लेकिन वो कहीं नजर न आया। आखिर हामिद जब्बार के साथ आने वाले लड़के से मिला तो पता चला कि उस रोज जब्बार सिरे से बस में सवार ही नहीं हुआ था। उसने बेदिली से सिर्फ एक लेक्चर अटेंड किया मगर उसका जहन उलझा रहा। पीरियड खत्म हुआ तो वहां रुक कर वक्त जाया करने के बजाय वापसी का फैसला कर चुका था। वो वापसी के लिए बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था कि अचानक सामने से किसी लड़की ने हाथ हिलाकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की। हामिद ने उसके सरापा पर गौर किया तो उसे पहचान गया। वो जब्बार की हम जमात थी। कोशिश के बावजूद हामिद को उसका नाम याद ना आ सका लेकिन वो अपनी जगह रुककर उसका इंतजार करने के बजाय इखलाकन उसकी तरफ बढ़ गया। आप हामिद ही है ना? उसने करीब आते ही पुरएतमाद लहजा में सवाल किया। जी हाँ, हामिद ने शराफत से कहा। लड़कियों से हमेशा वो मोहतात और शाइस्ता तरीके में पेश आता था। कंबल आपसे कोई किताब ले गया था जो उसे आज लौटानी थी। वो संजीदगी से बताने लगी, लेकिन आज वो अचानक बीमार पड़ गया है। आपको किसी वक्त घर पर बुलाया है। ये किसका जिक्र कर रही हैं आप? हामिद ने हैरत से पूछा, क्योंकि उसने अपनी कोई किताब किसी को नहीं दी थी और ज़हन के बाइद तरीन गोशे में भी यह ख्याल नहीं था कि जब्बार पैगाम रसानी के लिए उस लड़की को इस्तेमाल कर बैठा होगा। वो खिलखिला कर हंस पड़ी। तो आप अपने दोस्त की उर्फियत से भी लाइल हैं। जब्बार ने आज सुबह सवेरे कहीं से फोन किया था मेरे घर। हम अमूमन शहर से एक ही बस में यूनिवर्सिटी आते हैं लेकिन आज वो नहीं आ सका। ओह, हामिद ने जल्दी से कहा। मैं सुबह से परेशान था कि वो किताब दरअसल मैंने भी किसी से उधार ली हुई थी लेकिन मुझे जब्बार के घर का पता नहीं मालूम था। उसका भी यही ख्याल था। लड़की ने अपने पर्स में से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकाल कर हामिद को दे दिया। उसी लिए उसने मुझे ये पता लिख कर दिया था। हामिद ने उसका शुक्रिया अदा किया और वो मुस्कुराती हुई वापस चली गई। जब्बार ने मुख्तसर से मुद्दत के लेन देन में हामिद पर अपना इतना एतबार कायम कर लिया था। कोई रकम की तरफ से ज्यादा फिक्रमंद नहीं था लेकिन हामिद को मोती दादा की अदायत का खौफ लाहक था। उसे डर ये था कि जब्बार की गैर हाजिरी में हीरोइन के किसी रसिया को अगर वक्त पर नशा ना मिला तो कहीं कैब में कोई तमाशा ना खड़ा हो जाए। उस तरह हीरोइन फरोशी का जो सिलसिला राजदाराना तरीके पर चल रहा था जामे के उसातिज़ा और इंतजामी जिम्मेदारों की निगाह में आ सकता था, जिसके नताइज खासे संगीन हो सकते थे। लिहाजा हामिद ने घर जाकर अपना वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरी तौर पर जब्बार से मुलाकात करने का फैसला कर लिया। PECHS के इलाके से वो बस तारिक रोड की हद तक वाकिफ था, जहाँ कभी कभार दोस्तों के साथ कुदरत की सनाई के हसीन शागार देखने चला जाता था। लिहाजा वो यूनिवर्सिटी से सीधा तारिक रोड पहुंचा, जहाँ एक स्टेट एजेंसी से रिव्यू करने के बाद उसे सही रहनुमाई मिल गई और वो सोसाइटी के कब्रिस्तान के अहाते की तवील दीवार के मुताबिक बने हुए
मकानात में जब्बार का मकान तलाश करने में कामयाब हो गया। वो जगह भी महल्ले वकूफ के एतबार से अजीब व गरीब थी। सड़क के पार वसी आते में हजारों इंसान जिंदगी की हरारत खोकर मनु मिट्टी के नीचे अब भी नींद सो रहे थे। पहलू ब पहलू हर एक के हिस्से में वही 2 गज जगह थी जो जीते जागते और लड़ते झगड़ते इंसानों का आखिरी मुकद्दर होती है। शाह के पहलू में गदा की अबती आराम गाह थी और गदा के कदमों में अपने वक्त का कोई फिरौन सुकून से अपनी नींद सोया हुआ था। और जिंदों की आबादी को मुर्दों से अलग करने वाली सड़क के उस पार पुरशोकत मकानों में जिंदगी अपने तमाम रंगों के साथ रक्स कुना थी। हर शख्स जिंदगी की दौड़ में दूसरों को इतना पीछे छोड़ जाना चाहता था कि उन्हें वो बस एक शराब की मानत अपने आप से आगे और आगे नजर आता है, मगर कोई उसके कदमों की गिर्द भी ना पा सके। और इस दौड़ में शायद किसी को याद नहीं रह गया था कि जिंदगी और मौत में कितना कम फासला है। दरमियान में हायल एक सड़क का, या शायद उससे भी कम। मकान का नंबर वही था, लेकिन मकानियत खासी पेचीदा नजर आ रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उस 2 मंजिला मकान में कई खानदान मुकीम हो। हामिद ने आखिरकार काल बेल का बटन दबा ही दिया। निचली तरफ से दाहिने हिस्से में घंटी का करख्त शोर बुलंद हुआ और नहायत सुस्त रवि के साथ दरवाजा खोलकर एक सेहतमंद आदमी उसीले तेवरों के साथ बाहर निकला। लेकिन अहमद पर निगाह पड़ते ही खलतालत अमेज अंदाज में मुस्कुराने लगा। माफ कीजिएगा, घंटी की आवाज सुनकर गुस्सा आ गया था। दिन भर मोहल्ले के बच्चे तंग करते रहते हैं, बाहर निकलता हूँ तो कोई नजर नहीं आता। जब्बार मौजूद हैं? हामिद ने नर्म लहजे में सवाल किया। उसी तरफ ऊपरी मंजिल पर चल जाएं, सेहतमंद शख्स ने खुश्क लहजे में कहा और हामिद के रद्द-ए-अमल का इंतजार किए बगैर वापस अपने घर में घुस गया। जैसे जब्बार के मकान की तलाश के सिलसिले में उसे हामिद की गलती नागवार गुजरी हो। ऊपरी मंजिल पर पुरानी वजह की एक उम्र रसीदा खातून ने हामिद से जब्बार का नाम सुनते ही उसे अंदर बुला लिया। आ जाओ बेटे, ये तो बिस्तर पर पड़ा हुआ है, खुदा जाने कहाँ झगड़ा करके आया है। कहता है कि बस से गिर गया है। जब्बार जिस ढब से यूनिवर्सिटी आता था उससे हामिद ने यही अंदाजा लगाया था कि वह किसी मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखता है। लेकिन घर में पहला कदम रखते ही उसके वजूद में एक लहर सी दौड़ गई, क्योंकि घर में बेसरो सामानी के आसार नुमाया थे। बूढ़ी औरत की रहनुमाई में हामिद एक कमरे में दाखिल हुआ तो जब्बार एक चारपाई पर चादर उड़े किसी गठरी की तरह बेहिस्सो हरकत पड़ा गहरी नींद सो रहा था। दूसरी चारपाई खाली थी, हामिद उसी पर बैठ गया। जब्बार, बूढ़ी औरत ने उसकी पेशानी पर हथेली जमाते हुए ममता भरे लहजे में उसे पुकारा। देख बेटा, कौन आया है तुमसे मिलने। जब्बार ने कराह कर करवट ली और कराते हुए कसरमंदाना अंदाज में आंखें खोलती। फिर हामिद को पहचानते ही उस पर ऐसी बोखलाहट तारी हुई कि चादर फेंक कर सीधा हो बैठा। उसके रवैये से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे किसी ने भरे मजमा में उसके कपड़े उतार दिए हों। वो मुलामत आमेज लहजे में अपनी माँ से कह रहा था, इसे यहाँ कहाँ बुला लिया? मुर्गी खाने में मुझे उठा दिया होता, बाहर किसी होटल में बैठ जाते। उसकी माँ ने दुख भरे लहजे में दोहराया। बुखार में फुनक रहा है, बिस्तर पर करवटें बदलता है और हाय हाय करता है, और मैं तुझे बाहर निकलने देती। ये कहती हुई वो कमरे से चली गई और जब्बार मुआज़त ख़्वाहाना उफ़त आमेज लहजे में हामिद से मुखातिब हो गया। यार ख्याल न करना, यहाँ तो बैठने के लिए जगह भी नहीं है। हामिद ने नरमी से उसकी बात काट दी। तुम आराम से लेटे रहो, मैं भी किसी हवेली में नहीं रहता। ये बताओ कि ये हाल क्या हो रहा है तुम्हारा? उसका सवाल बजा था क्योंकि जब्बार की दोनों आंखों के नीचे नील पड़े हुए थे, रुखसारों पर वर्म था और पेशानी के जख्म पर टेप सी पट्टी चिपकी हुई थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे वो जरा ही देर पहले बॉक्सिंग के किसी महरके में नॉकआउट होने के बाद घर लौटा है। कल शाम ठुकाई हो गई। वो उसकी तरफ झुक कर खिफत आमेज सरगोशाना लहजा में बोला। वो 3 थे। अचानक ही घेर कर मारना शुरू कर दिया। अगर मजमा में से किसी ने पुलिस की हाँक न लगाई होती तो शायद हाल और बुरा होता। क्या हुआ था? हामिद ने आगे सरक कर तेजस्वी समेत लहजा में सवाल किया। मैं हस्बे मामूल तारिक रोड पर खड़ा हुआ था कि अचानक ही वो तीनों मेरे सर पर सवार हो गए और मारना शुरू कर दिया। वहां भीड़ लग गई, लेकिन मजमा में से किसी ने भी मुदाखलत की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्होंने मुदाखलत करने वाले की हड्डियां तोड़ डालने का ऐलान कर दिया था। वो धीमी आवाज में बताता रहा। पुलिस का नाम सुनकर फरार होने से पहले उनमें से एक ने धमकी दी कि अगर मैंने आइंदा वहां हेरोइन फरोख्त करने की कोशिश की तो वो मुझे जान ही से मार देंगे। उस वक्त मुरम्मत का सबब मेरी समझ में आता। तो तुम हेरोइन बेच रहे थे वहां? हामिद ने तहय्युर अमेज लहजे में कहा। उसके ज़हन में वो हदायत घूम गई जो उसे माल मिलने से पहले दी गई थी। उनमें अहम तरीन शर्त यह थी कि वो जामा की हदूद से बाहर एक पुड़िया भी नहीं बेचेगा, क्योंकि दूसरे लोग अपनी हदूद में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी में इतना माल कहाँ निकलता? उसके वरमलूद होठों पर फीकी से मुस्कुराहट तैर गई। सुना था कि इस मामले में तारिक रोड का इलाका बहुत जरखेज है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि उससे ज्यादा खतरनाक भी है। तुमने बहुत बुरा किया। हामिद बुड़बुड़ाया। तुम्हें यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अगर इस वक्त वाकई पुलिस पहुंच जाती तो क्या होता? तुम्हारे साथ मेरी गर्दन भी फंस जाती। जरूरतें अंधी होती है दोस्त। वो सर झुकाकर आहिस्ता से बोला। अब तुमने मेरा घर तो देख ही लिया है। मैं इतना लाउबाली नहीं हूँ जितना खुद को जाहिर करता हूँ।
यूनिवर्सिटी में ज्यादा से ज्यादा 50-60 पुड़िया रोज बिक जाएंगी। तारिक रोड पर पाँव जम जाते तो 200 भी कम पड़ जाती। उसके लहजे में हसरत उभर आई। हमें उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वो शुरू से ही जब्बार को नशे का आदी, खुशहाल और लाउबाली लड़का समझता रहा था, लेकिन वो तो खुद अपने दुखों के बोझ तले दबा हुआ नजर आ रहा था। लेकिन तुम तो खुद नशे के आदी हो, अमन ने तायु रमेश लहजे में सवाल किया। ये जरूरतों का किस्सा कहाँ से ले बैठे? उसने मुजासवाना अंदाज में अपने सर को जुम्बश दी। चाहे तुम्हें ये सुनकर हैरत हो कि मैंने आज तक अपना एक पैसा भी किसी नशे पर खर्च नहीं किया। इन लोगों के साथ चर्च की सिगरेटें जरूर पी लेता था। फिर तुमसे हीरोइन मिली तो उन्हें मोड़ने का एक और जरिया हाथ आ गया। अचानक वो खामोश होकर दाहिनी तरफ की पसलियां थाम कर गहरे गहरे सांस लेने लगा। हामिद ने उसके चेहरे की हालत से अंदाजा लगाया कि इतनी देर बैठे रहने के बायस उसकी चोटों में दर्द बढ़ गया था, तो उसने सहारा देकर जब्बार को वापस लिटा दिया। उस असना में जब्बार की माँ हामिद के लिए चाय ले आई और शिकायती लहजे में बोली, बेटा तुम ही कुछ मालूम करो इससे। घर आया तो कपड़े तार तार थे और ये खुद खून में डूबा हुआ था। भला बस से गिरने में कहीं ऐसी भी चोटें लगती हैं? अल्लाह करे उसके हाथ गल जाए जिसने मेरे लाल को इस बुरी तरह मारा पीटा है। जब्बार ने कराते हुए अपनी माँ पर बरहमी का मुजाहरा किया तो वो जल्दी से वहां से लौट गई और जब्बार दरवाजे की तरफ देखते हुए कर्मनाक अंदाज में मुस्कुरा दिया। माँ है ना बेचारी, दिल बहुत छोटा है इसका। तुम ही बताओ मैं इससे और क्या बहाना करता। वो तो मुझे लाने वाले पुलिस थाने के चक्कर में मुलव्वस होने के खौफ से मुझे नीचे छोड़कर फौरन ही भाग गए, वरना अब्बा को उनसे जरूर सच्ची बात मालूम हो जाती। अब तुम 4-6 दिन मुकम्मल आराम करो। दवा तो ले रहे हो ना? हामिद ने कहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माल और पैसों का जिक्र कैसे शुरू करे। दवा ले रहा हो। उसने दीवार गिर ताक में रखी हुई दवाओं की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो तो गनीमत हुआ कि कपड़े फटने के बावजूद रकम गिरने से महफूज रही, वरना मैं तो तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल भी न रहता। उसने मतलब की बात खुद ही उगलती और हामिद के असाब पर छाया हुआ तनाव यक बयक दूर हो गया। ये सोचो कि तुम्हारी गैरहाजिरी में कैंपस में क्या बनेगा। हामिद ने पुरख्याल लहजे में कहा, लोगों को वक्त पर हिरन ना मिली तो ज़ेनी अदम तवाजुन का शिकार भी हो सकती है। मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है, वो आहिस्ता से बोला। माँ ने फोन करने के लिए वो मुश्किल नीचे उतरने दिया था सुबह सवेरे। वो ऊपर से बैग उतार लो। हामिद ने उसकी बधाई हुई जगह से बैग उतार लिया। उसमें पिछले हिसाब के बकाया 715 रुपए हैं। बची हुई 3 पुड़िया भी उसी में है। जब्बार ने कहा ज़दा आवाज में उसे बताने लगा, कैंपस में 32 लगे पदे गाहक हैं, तो 32 सैलियों का एक बंद पैकेट बनाकर मर्दान खान को दे देना। वो काबिल एतमाद लड़का है और ग्रुप के सारे खरीदारों को जानता है। उसे यही बताना कि मैं बस से गिरकर जख्मी हो गया हूँ। वो दवा मरीजों को पहुंचा दे और पैसे तुम ही को देते। ये जाहिर न करना कि तुम हीरोइन के चक्कर से वाकिफ हो। वो खुद ही सारी बात समझकर रकम के बारे में बता देगा। हो सके तो मेरे हिस्से के पैसे मुझे पहुंचा देना, क्योंकि कल रात भी इंजेक्शन और दवाओं में 125 रुपए खर्च हो गए थे। इसमें से कुछ पैसे रख लो। हामिद ने रकम वाला बैग खोलते हुए कहा। जब्बार ने लाख इनकार किया, मगर हामिद ने 200 रुपए जबरदस्ती उसके सरहाने तकिए के नीचे रख दिए। उस बात से बहुत मुतासर हुआ था कि जब्बार ने अपनी तंगदस्ती के बावजूद मारपीट की आड़ लेकर रकम हजम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरी एहसास जिम्मेदारी के साथ घर बुलाकर रकम उसके हवाले कर दी थी। 2-3 रोज की बात है, जब्बार ने कहा। बस जरा बिगड़े हुए चेहरे पर से नील और वर्म साइल हो जाए तो यूनिवर्सिटी आने लगूंगा। अगर मर्दान खान काबिल एतमाद है तो तुम बेफिक्र रहो। हामिद ने उठते हुए कहा, वैसे मैं रोज तुम्हारे पास आता रहूंगा। वो वहां से रवाना हुआ तो उसका जहन जब्बार की तरफ से पैदा होने वाली सूरत हाल में उलझा हुआ था। जब्बार इलाके में मंशियात फरोशों की निगाहों में आ जाने की वजह से मारा गया था, लेकिन उनमें से किसी को भी इल्म नहीं रहा होगा कि वो कहां से माल लाकर बेचता है। फिर यह भी जरूरी नहीं था कि शहर के हेरोइन फरोशों का मोती दादा से ताल्लुक होता। उन हालात में जब्बार का किस्सा गोल कर जाता तो मोती दादा को कानों कान भी खबर न होती कि कहीं उसकी अदायत से इनराफ किया गया है। लेकिन मुश्किल ये थी कि तारिक रोड की मार्केट के सहारे जब्बार ने बहुत सारी पुड़ियां सेल की थी, और अब अचानक ही पुड़ियां कम हो जाती तो मोती दादा जरूर सवाल करता। मोती दादा से मुलाकात का मरला तो शाम को पेश आना था। उसके लिए फौरी काम यह था कि अपने बैग में मौजूद पुड़ियों में से 32 का पैकेट तैयार करे, ताकि यूनिवर्सिटी वापस जाकर मर्दान खान के जरिए जरूरतमंदों की हाजत रवाई कर सके। मक्खन खान अपने पेशे में बहुत बदनाम आदमी था। उसका चेहरा हर शख्स के लिए खुली किताब की मानी था, क्योंकि मौज में आकर वो महफिल में फकरिया लहजे में खुद ही अपनी कहानी ले बैठता था। उसकी वलादत बासादत होने की बजाय फितरती कवानीन के सरासर मुनाफी थी, क्योंकि वो निपेर रोड पर एक बाई जी के बतन से पैदा हुआ था, जो कोशिश के बावजूद अपने उस कनाह को किसी के खाते में बाकायदा न डाल सकी थी। हाँ, बाप बनाने की धमकी देकर अपने यहाँ आने वाले कई शुराफात से उसकी विलादत की खासी माकूल रकमें ईंटने में जरूर कामयाब हो गई थी। लेकिन मक्खन खान ने तबले की थाप और पायल की छनकार में होश संभाला तो उसे उसके बाप का नाम तक न बता सकी। शुरू से उसकी कमजोर जात को किसी बाप के नाम का सहारा मिल जाता तो शायद उसकी तालीम और तरबियत पर भी तवज्जो दी जा सकती, लेकिन उसी इब्तिदाई ही से पैसे बिटोरने के ढब पर डाल दिया गया था।
भाई जी के हर खरीदार को बाप बनाकर वो चौक की तरह उससे लिपट जाता और उस वक्त तक खिलवत से सरकने का नाम न लेता जब तक बिन बुलाए बाप से 200-400 रुपए न हत्या लेता। इब्तदाई तरबियत के बाद चोरी चिकारी और मार धाड़ में उसने मलका हासिल किया। फिर उसके हाथों 1-2 कत्ल भी हो गए, लेकिन गवाहों और किसी ठोस सबूत की अदम मौजूदगी के बायस वो कानून की गिरफ्त से आजाद ही रहा और आखिरकार मंशियात फरोशी इख्तियार कर ली। उसका अंदाजा था कि कम से कम खतरात मोल लेकर मुख्तसर तरीन मुद्दत में पैसा कमाने के लिए वो बेहतरीन पेशा था। मंशियात से मुतल्लिक जुमला अमूर में उसकी राय ध्यान से सुनी जाती थी, लेकिन उसे दुख था कि माल की पकड़ धकड़ के सिलसिले में होने वाली मीटिंग में उसकी आवाज दबा दी जाती थी। जमा होने वाले सब लोग अपनी अपनी बोलियां बोलकर किसी नतीजे पर पहुंचे बगैर मुंतशिर हो गए थे, लेकिन मक्खन खान का जहन मुसलसल उस मसले में उलझा रहा। आबकारी और पुलिस की कार्रवाइयों के नतीजे में अपनी सरगर्मियों से आर्जी तौर पर दस्तबरदारी उसे तौहीन अमेज महसूस हो रही थी। वो इतने माली वसाइल का मालिक था कि चंद रोज की आमदनी उसके लिए बेवकत थी। बस ये तौहीन और शिकस्त का एहसास ही था कि वसाइब के नागाहनी आगाज के बारे में सोचे जा रहा था। और फिर उसके जहन में आया कि अब्दुल्ला जैसे करोड़पति से लेकर ठाकुर जैसे बेमाया दलाल तक इस इजलास में मौजूद थे, लेकिन ईसा खान गैर हाजिर था, जिसे मुकर्रब खान की मौत की सूरत में सबसे भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ईसा खान का शुमार शहर के पर्दानशीन मंशियात फरोश में होता था। खुद सामने न आकर वो अपनी दानिश में खुद को महफूज तसव्वुर करता था, लेकिन बाजार में धंधा करने वाले बाखबर लोग अच्छी तरह जानते थे कि मुकर्रब खान शहर में किस का माल बेचता है। और मुकर्रब खान कुछ दिन पहले पुरस्कार तौर पर मार डाला गया था। उसका मतलब था कि ईसा खान अपने सबसे वफादार आदमी से महरूम हो गया था और उस काबिल नहीं रहा था कि हालात मामूल पर आने पर भी माल बाजार में पहुंचा सके। उसके लोगों में कबायली खून दौड़ रहा था, लिहाजा उसे मुकर्रब खान की हलाकत पर बरम होना चाहिए था। कारोबार के लिए न सही, मुकर्रब खान के कातिल तक रसाई की फिक्र में उसे इजलास में आना चाहिए था, लेकिन वो गैर हाजिर रहा था। उसने फैसला किया कि वो बजाते खुद ईसा खान से मिलकर ये नुक्ता साफ करने की कोशिश करेगा। ईसा खान ने अपने दफ्तर में उसका इस्तकबाल ताहिर अमेज गर्मजोशी से किया। आज तुम कैसे इधर निकल आए मक्खन खान? उसने पुरजोश मुसाफा करते हुए सवाल किया। अकेले में कुछ बात करना है ईसा खान, मक्खन खान ने संजीदगी से कहा और ईसा खान हाथ थाम कर उसे दफ्तर के अकबी कमरे में ले गया, जहाँ फर्श पर दबीज कालीन के साथ कई गाँव तकिए भी दीवार के साथ रखे हुए थे। अंदर पहुंचकर ईसा खान ने दरवाजा बंद कर लिया। तुम मीटिंग में नहीं आए थे? मक्खन खान ने उसके हमरा कालीन पर बैठते हुए प्राय रास्त मतलब की बात छेड़ दी। हाँ, पैगाम तो मिला था, उसने हैरत से कहा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ सका कि तुम्हारी बरादरी के इजलास में मेरा क्या काम था। बुरा न मानना ईसा खान, मक्खन खान उसके इशाने पर हाथ रखकर बोला। हम बाजार में आंखें खोल कर रहते हैं और बरादरी के अंदर बाहर वालों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हें अपना समझकर इस अहम इज्तिमा में बुलाया गया था। क्यों? ईसा खान ने तेरियां चढ़ाकर सवाल किया। यारी दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारी लाइन से अपना क्या वास्ता? जानने वाले जानते हैं कि मुकर्रब खान तुम्हारा माल बेचता था। मक्खन खान ने गहरा सांस लेकर कहा, तुम उससे इनकार नहीं कर सकते, खुदा कारत करे। ईसा खान मुठियां भीज कर वसीले लहजा में बोला, बदनाम कर दिया मुझे खुदा ख्वार ने। वो अपने फेल का खुद जिम्मेदार था। मुझे क्या मालूम कि यहाँ से जाने के बाद वो क्या करता है। बुरे काम का अंजाम ही बुरा होता है। मैं उसका शरीक क्यों होने लगा? वो किसी तरह पकड़ाई देने के लिए तैयार नहीं था। उसका रवैया देखकर मक्खन खान हैरान रह गया और बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अच्छी तरह सोच लो ईसा खान, अगर यही बात है तो अब बाजार में तुम्हारे नाम से धंधा करने वाले बेदरेक मार दिए जाएंगे। ईसा खान के चेहरे पर एक लहजे के लिए तशवीश के साए दौड़ गए। मक्खन खान को उम्मीद हुई कि शायद उसका वार कारगर हो गया है, लेकिन ईसा खान ने फौरन संभाला ले लिया और पुरस्कून लहजे में बोला, धंधा करने वाले मोम के पुतले नहीं होते मक्खन खान, लेकिन एक तरह से तुम्हें पूरी इजाजत है। मैंने न कभी गलत धंधा किया और न करूंगा। कल को अगर तुम खुद को मेरा आदमी कहना शुरू कर दोगे तो मुझे क्या इल्म होगा? मुझे तो मुकर्रब खान के मरने के बाद भी पता चला है कि बाजार में चर्च सप्लाई करता था। मेरा यहाँ आना बेसूद साबित हुआ। मक्खन खान ने उठते हुए मुतासवाना लहजे में कहा, मेरा ख्याल था कि मुकर्रब खान तुम्हारा पुराना नमकख्वार था और कुछ नहीं तो तुम उसके खून का बदला लेने के लिए मुझसे तावन करोगे। वो मेरा वफादार था और मुझे उसकी मौत का दुख भी है मक्खन खान, लेकिन मैं उसकी मौत से लाताल्लुक हूँ। उन दोनों ने मुस्कुराते हुए अलविदाई मुसाफा किया। दोनों लड़ाका मुर्गों की सी चहक लिए एक दूसरे को घूरते रहे। मक्खन खान ने भीड़ भाड़ की वजह से अपनी गाड़ी उसके दफ्तर से खासी दूर छोड़ दी थी। वो बोझल कदमों से दरवाजे की तरफ चल रहा था, लेकिन रास्ते में मिस्त्रियों जैसे लिबास के एक दराज का शख्स ने उसे आ लिया। साहब, मुझे आपसे बात करनी है, उधर अगली नुक्कड़ पर आ जाओ। तेज सरगोशियाना लहजे में ये कहते हुए शख्स सुरात के साथ आगे बढ़ता चला गया। उसके हुल्की से मक्खन खान ने अंदाजा लगा लिया था कि ट्रकों पर काम करने वाला कोई मिस्त्री या क्लीनर था, लेकिन पुरस्कार रवैया का सबब पूरी तौर पर उसकी समझ में नहीं आया। मक्खन खान कार स्टार्ट करके आगे रवाना हुआ तो वो शख्स नुक्कड़ पर खड़ा तजस्सुस अमेज़ अंदाज में अकब से आने वाले का जायजा लेने में मसरूफ था। मक्खन खान ने दोबारा गाड़ी का हॉर्न बजाया तो वो चौंका।
और उसका इशारा पाते ही लपक कर कार की अगली तरफ आ गया। बैठ जाओ, मक्खन खान ने कहा और फिर फुर्ती से वो दरवाजा खोलकर उसके बराबर वाली नशिस्त पर बैठ गया। मक्खन खान गाड़ी गियर में डालकर आगे बढ़ा गया। दराज का मत अजनबी चंद लम्हों तक बेचैनी से नशिस्त पर पहलू बदलता रहा। फिर ट्रैफिक साफ देखकर भराई हुई आवाज में बोला, ईसा खान अव्वल दर्जे का झूठा आदमी है, वो सारी बातें तुमसे झूठ बोल रहा है। मुकर्रब खान उसी के काम में मारा गया है। मक्खन खान ने सर घुमाकर तीखी नजरों से उसका जायजा लिया और कुछ गिलेजम बोला, बेहतर होगा कि पहले अपना तारुफ करवा दो। मुकर्रब खान मेरा भाई था, उसी ने मुझे ईसा खान की क्लिनिक पर भर्ती करवाया था। वो बताने लगा, मेरा नाम अकरब खान है। ईसा खान ने हम दोनों को जुबानें बंद रखने का हुक्म दिया है। अकरब खान नफरत अमेज लहजे में बोला, वो मुकर्रब खान के कातलों से मिल गया है या पुलिस से डरता है। मगर साहब, मुकर्रब खान मेरा बड़ा भाई था, मेरा खून उबल रहा है। ईसा खान का डर ना होता तो कम से कम उसी आदमी को मार डालता जिसके बंगले में वो कत्ल हुआ था। मैं तुम्हें जानता हूँ, मैंने छुप कर तुम्हारी और ईसा खान की बातें सुनी है। तुम मुकर्रब खान के हमदर्द मालूम होते हो, लेकिन ईसा खान ने तुम्हारे सामने अपनी सारी जिम्मेदारी मुकर्रब खान पर डाल दी है। शायद मेरी बात से तुम्हें कुछ मालूमात मिल जाए। यकीन करो कि तुम मुझे मुकर्रब खान के दुश्मनों के लिए सबसे आगे पाओगे, लेकिन ईसा खान तुम्हें उसकी इजाजत कब देगा? मक्खन खान ने लोहा गर्म देखकर उसकी अदा परवार किया। मैं उसका जर खरीद नहीं हूँ, मक्खन खान को तिलमिलाकर बोला। बाजार के बड़े जरूर हो मगर आदमी की पहचान नहीं कर सकते। ज्यादा ताव आया तो कसम रब्बुल इज्जत की अभी ईसा खान के सीने में गोली उतार दूंगा, फिर पूछूंगा कि तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। कोई हथियार भी है तुम्हारे पास? मक्खन खान ने नर्म लहजे में सवाल किया। अनाड़ी नहायत आसानी के साथ खिलाड़ी के जाल में फंसता जा रहा था। अकरब खान ने अंदरूनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसकी गोद में डाल दिया। रख लो इसे, मक्खन खान ने कहा। मुझे यकीन आ गया कि तुम सच्चे हो। ईसा खान बहुत कमीना और एहसान फरामोश आदमी है। वो मेरा प्रोग्राम जानने के लिए अपने किसी आदमी को भी मेरे पीछे लगा सकता था। वो चंद सानियों के लिए खामोश हुआ, फिर बोला, अच्छा उस आदमी का नाम बताओ जिसके मकान में तुम तीनों कूदे थे। नाम नहीं मालूम हमें। मुकर्रब खान ने बस उसी रोज थोड़ी देर के लिए साथ लिया था, वरना वो शहर भर में किसी गुलाम कादर को तनहा ढूंढता फिर रहा था जैसे ईसा खान को कोई बड़ी चोट दी थी। अकरब खान बता रहा था, मुकर्रब खान का ख्याल था कि वो आदमी जरूर गुलाम कादर की निशानदेही कर सकेगा, क्योंकि किसी जमाने में दोनों गहरे दोस्त थे। गुलाम कादर का नाम आते ही मक्खन खान चौंक पड़ा। शहर के मुजाफाती इलाकों का वो बदनाम नाम था। तो फिर अभी काम शुरू कर देते हैं, उसने इस्तफसार तलब लहजे में कहा। हाँ, मुकर्रब खान पुरजोश लहजे में बोला, अभी और इसी वक्त चलो। और थोड़ी देर बाद उसकी कार अकरब खान की निशानदेही पर तारिक के मकान के सामने रुक गई। मक्खन खान ने इंजन बंद कर दिया। नाम की तख्ती पढ़कर मक्खन खान की पेशानी पर तशवीश अमेज लकीरें उभर आई। पूरा शहर वाकिफ हो या ना हो, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि तारिक का ताल्लुक किसी बहुत ताकतवर ग्रुप से था और शहर में चरस सप्लाई करते करते उसने अचानक ही अपनी लाइन बदल ली थी। वो खुद तो पसे पर्दा रहकर एक स्टेट एजेंसी और कुछ छोटा मोटा कारोबार चलाता था, लेकिन बाज वफादार और बाज पुराने दलालों के जरिए हेरोइन शहर में फैलाने लगा था। फिर अचानक ही उसके जहन की सारी गिरहें खुलती चली गई। छापों और माल की पकड़ धकड़ के सिलसिले में अहम तरीन नुक्ता जिसे सारे पुराने बाबे मुसलसल नजरअंदाज की जा रहे थे, ये था कि छापों में चरस, अफीम और राकेट से लेकर पलायती शराब तक हर नशा पकड़ा जा रहा था, लेकिन हेरोइन की सप्लाई किसी खलल के बगैर बरकरार थी। ख्वाहिश के बावजूद वो फौरी तौर पर तारिक के मकान में घुसने की हिम्मत न कर सका। किस सोच में पड़ गए? उतरो गाड़ी से। उसे सोच में डूबा देखकर अकरब खान ने कहा, अभी नहीं, जरा सोच समझ कर कदम उठा रहा होगा। मक्खन खान ने कहा, इस वक्त यही काफी है कि तुमने मुझे घर दिखा दिया। अब मैं मुकर्रब खान के कातिलों को गिरबान से पकड़ सकूंगा, मगर ये फर्ज तो मैं खुद अंजाम देना चाहता हूँ। तुम बस इशारा करके देखो। नौजवान अकरब खान ने एहतजाज किया। मक्खन खान ने अग्रेशन की तरफ बढ़ता हुआ हाथ वापस खींच लिया और अकरब खान के वफूर जोश से तमतमाते हुए चेहरे पर नजरें जमा कर बोला, तुम मुसर हो तो भी इब्तिदा किए देती है। तुम अंदर चलो, मैं चंद मिनट बाद आता हूँ। कोई भी सामने आए और मुजाहमत पर आमादा हो तो बेदरी गोली मार देना। अकरब खान कुछ समझे बूझे बगैर उस मकार की चाल में आ गया और सीना फुलाए हुए कार से उतर गया। मक्खन खान जेर लब मुस्कुराते हुए सोच रहा था कि अब वो बैक वक्त ईसा खान और तारिक को बौखला कर रख देगा, क्योंकि किसी ने भी अकरब खान को उसके साथ आते न देखा होगा। तारिक के मकान के करीब सफेद कार से एक आदमी उतरते देखकर खतरनाक सूरत वाले के होठों पर सफाकाना मुस्कुराहट फैल गई। कई रोज से वो अपने नंबर 2 के साथ 12-12 घंटे बाद ड्यूटी बदलकर तारिक की लाइलमी में उसकी निगरानी कर रहा था। 24 घंटे उन दोनों में से एक न एक साय की तरह तारिक के ताक़ुब में लगा रहता था, लेकिन अभी तक कोई काबिल जिक्र बात नोट नहीं की जा सकी थी। B4 का ख्याल था कि तारिक बाद हरीफों की निगाह में आ जाने के बायस तंजीम के लिए खतरनाक हो गया था। उसकी जगह कोई आम रुकन होता तो कभी का रास्ते से हटा दिया गया होता, क्योंकि दूसरों की निगाहों में आकर मखदूज हो जाने वाले अराकीन जख्मी और बीमार घोड़ों की तरह गोली मारकर खत्म कर दिए जाते थे। मगर तारिक बरसों पुराना एक तजुर्बाकार रुकन था। उसके जात से पैदा होने वाले खतरात की वाज़ेह निशानदेही के बगैर
बिफोर उससे महरूम होना नहीं चाहता था। इसलिए उसकी कुल वक्ती निगरानी का बखेड़ा फैलाया गया था और उस वक्त खतरनाक सूरत वाला अपनी सुर्ख करोला के तारीक शीशे चढ़ाए ड्राइविंग सीट पर बैठा सोच रहा था कि बिफोर के खदशात कभी बेबुनियाद नहीं होते। तारीक विंडशील्ड के उस पार कार से उतरने वाला दराज का अवसाद लंबे लंबे कदम उठाता फाटक की तरफ बढ़ रहा था कि सफेद कार की बाड़ी में हल्का सा इर्ताज पैदा हुआ और फाटक की तरफ बढ़ने वाले ने चौंक कर अपना सर पीछे घुमाया। शायद सफेद कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज ने उसे भड़का दिया था। ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए शख्स का हाथ अपनी समत की खुली हुई खिड़की से बाहर निकला और एक होलनाक धमाके के साथ गोली दराज कामत के सर में प्रविष्ट होगी। वो जिस अंदाज में तिपरा कर फुटपाथ पर ढेर हुआ था, उससे खतरनाक सूरत वाले ने अंदाजा लगा लिया कि फायर करने वाले का निशाना काबिल रश्क था। उसने इस्तरारी तौर पर अपनी कार का इंजन स्टार्ट किया और सफेद कार के आगे बढ़ जाने के बाद खुद भी उसके पीछे हो लिया। वो खुद भी किसी पेशावर कातिल से कम नहीं था, लेकिन निगाहों के सामने किसी दूसरे के हाथों एक सफाकाना कत्ल पर उसके बदन में सनसनी की तेज लहर दौड़ गई थी। अगर वो तारक को किसी चक्कर में फंसवाना चाहता था तो उसके घर करीब दिन दहाड़े किसी को गोली मारने से रात की तारीकी और सन्नाटे से फायदा उठाते हुए लाश डाल दी जाती। लेकिन सफेद कार वाले ने उस आसान और खतरनाक तरीके के बजाय ऐसी राह मुंतखब की थी जिसकी निशानदेही के ज्यादा इम्कानात मौजूद थे। खतरनाक सूरत वाला काफी देर तक सोचने के बाद उस नतीजे पर पहुंचा कि सफेद कार वाले ने महज तारक को दहशतज़दा करने के लिए वो तरीका इख्तियार किया था। शायद उसे जताना चाहता था कि जिस आसानी से उसने एक आदमी को वहां गोली मार दी थी, उसी तरह किसी और वक्त बेखबरी में तारक के सर का निशाना भी ले सकता था। वो ख्याल की रूह में खोया रहा। होश उस वक्त आया जब बड़ी सड़क से जैली गलियों में कई मोड़ घूमने के बाद खुद को भरी पूरी सड़क पर पाया। मेन रोड पर घूमते हुए कार की रफ्तार यक बयक तेज होगी। खतरनाक सूरत वाले ने अपनी कार की रफ्तार बढ़ा दी। शायद कातिल को अपने ताक़ुब का एहसास हो गया था और उसी की तस्दीक के लिए तेज रफ्तारी इख्तियार कर रहा था। पहले उसने बेमकसद कई गलियों में चक्कर काटे थे। शहर की भरी पूरी सड़कों पर सफेद कार की रफ्तार हद से ज्यादा तेज थी और कातिल ब्रेक और स्टीयरिंग व्हील पर अपने हाथों का कमाल मुजाहिरा करने पर तुला हुआ था। उसकी पूरी कोशिश यही थी कि ताक़ुब करने वाले को कहीं ट्रैफिक के अंजुम में फंसा हुआ छोड़कर खुद उस मशीनी सैलाब में रुपोश हो जाए। लेकिन करोला वाला भी धुन का पक्का था। वो मुसलसल सफेद कार के पीछे आ रहा था। एक दो मकामात पर उसे खदशा हुआ कि कहीं उसका शिकार उसकी निगाहों से ओझल न हो जाए, तो उसने सुर्ख बत्ती जल जाने के बावजूद सिग्नल पर रुकने से गुरेज किया और अगली कार के पीछे ही रहा। अगर सफेद कार वाला महज एक मशकूक शख्स होता तो अलग बात थी और शायद उसके ताक़ुब में वो इतनी सरगर्मी का मुजाहिरा न करता, लेकिन वो तयशुदा कातिल था और अपने जुर्म का सबूत तारक के बंगले के करीब छोड़ाया था। उसका सुराग खो देने की सूरत में उसकी कड़ी बाज पुरुष से जान बचनी मुहाल थी। आखिर अगली कार शहर के पसमानदा इलाकों की तरफ घूम गई। बिस्मिल्लाह और मुंगोपीर के बाद पुल अबूर करके वो पठान कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगी। रफ्तार बढ़ाने का कोई फायदा न होने की वजह से उसने एतदाल के साथ ड्राइविंग शुरू कर दी थी। खतरनाक सूरत वाले का दिल चाहा कि उसके पहलू में जाकर उसकी साइड दबाते हुए उसे रोकने की कोशिश करे, लेकिन वो उसके करीब जाने की हिम्मत न कर सका। उसे मालूम था कि वो मुसल्लह है, अपने निशाने पर पूरी तरह कादिर है। अगर खुद को घिरा हुआ महसूस करेगा तो खून रेजी पर उतर आएगा और वो उसकी जद में आने से न बच पाएगा। कस्बा कॉलोनी के बाद वीरान सड़क शुरू हो गई थी। उस वक्त उस बात में कोई शुबा नहीं रहा था कि दोनों हरीफ एक दूसरे की मौजूदगी से बाखबर थे और अच्छी तरह समझ चुके थे कि जिसका हाथ भारी पड़ गया वो दूसरे के साथ जरा भी राहत से काम नहीं लेगा। खतरनाक सूरत वाले को एहसास हुआ कि कातिल कहीं उसे फंसाने की कोशिश न कर रहा हो। वो खुद इस कदर खुलकर सामने आ गया था कि चूहे बिल्ली के उस खेल में वक्त बर्बाद करना बेजरर लग रहा था। उसे बीफोर की तरफ से हर कीमत पर तारिक की हिफाजत और उसके मुमकिन दुश्मनों की निशानदेही का हुक्म मिला था, इसलिए हर कीमत का इशारा उसके लिए मानी खेज था और वो अच्छी तरह जानता था कि उसकी हदायत की रोशनी में वो अपने दौर पर क्या कुछ कर सकता है। उसने सीट के नीचे से अपना भरा हुआ पिस्तौल निकालकर एक साइड पे रख लिया। दूसरी बार वो नीचे झुका तो उसके हाथ में मोहलक हथियार आ गया जो भागने वाले कातिल का किस्सा इत्तमाम कर सकता था। मुंगोपेर के थाने के सामने से दोनों गाड़ियां आगे पीछे गुजर गईं और जब वो दूसरी बार वीराने में कुछ दूर निकल आए तो खतरनाक सूरत वाले ने अपनी पोजीशन से फायदा उठाने का फैसला करते हुए अपनी कार की रफ्तार बढ़ा दी। दोनों कारों का दरमियानी फासला तेजी से कम होने लगा था। खतरनाक सूरत वाले ने बाएं हाथ से स्टीयरिंग संभाल कर दाहिने हाथ में भरा हुआ पिस्तौल थाम कर हाथ खिड़की से बाहर निकाल लिया। अगली कार के अचानक रुकने की सूरत में वो अपनी कार कच्चे में उतार ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार था। जरूरी हद तक करीब आ जाने के बाद उसने लहजा भर के लिए रफ्तार जरा सुस्त की और अगली कार के दाहिने अकबी टायर पर फायर कर दिया। पहली बार निशाना खता गया। अगली कार के ड्राइवर ने सूरत-ए-हाल भांपते ही अपनी कार को सड़क पर लहराने के लिए दाएं तरफ स्टीयरिंग काटा तो एक कलील से वक्फे के लिए अकबी टायर का
ज्यादा हिस्सा खतरनाक सूरत वाले के पिस्तौल की सद में आ गया और उस बार बारूदी धमाके के साथ फिजा टायर फटने की आवाज से गूंज उठी। खतरनाक सूरत वाले ने जल्दी से पिस्तौल बराबर वाली निशित पर डालकर दस्ती बम उठाया और दांतों से पिन खींचकर अगली कार पर अगले वार के लिए तैयार हो गया। अगली कार का एक टायर नाकारा हो चुका था, लेकिन वो बदस्तूर सड़क पर दौड़ी जा रही थी। खतरनाक सूरत वाला रफ्तार बढ़ाकर उस हद तक अगली कार के करीब पहुंच गया कि रफ्तार में जरा सी भी तब्दीली किसी बदतरीन हादसे का बहाना बन सकती थी। अगली कार वाले ने कम आईने में उसे सर पर सवार देखा तो खिड़की से बेमकसद 2 फायर पीछे झोंक मारे जो रायगां गए और खतरनाक सूरत वाले ने अपनी कार फुर्ती से बाएं तरफ कच्चे में उतारते हुए दस्ती बम सफेद कार पर उछाल दिया। खौफनाक धमाके से लहजा भर पहले ही वो स्टीयरिंग बाएं तरफ घुमा चुका था, वरना उसकी सुर्ख करोला उस ढांचे में जा घुसी जो बम फटने के बाद वजूद में आया था और थोड़ी दूर घिसटने के बाद बीच सड़क में रुक गया था। सफेद कार पर फेंका जाने वाला बम ताकतवर और शायद आतिशगीर था, क्योंकि आनन फानन में सफेद कार शोलों में गिर गई थी। खतरनाक सूरत वाला नाहमवार कच्चे मैदान में खासी दूर जाकर अपनी कार पर काबू पाने में कामयाब हो सका। वो एहतियात और सुस्त रवि से सड़क की तरफ वापस आया तो इधर उधर जलती हुई कार में शोलों और कसीर धुएं के दरमियान एक इंसानी हेवला जानकुनी के जद्दोजहद में मुब्तला नजर आया। शायद धमाके से जख्मी होने के बायस कातिल बर वक्त कार से निकलने में कामयाब नहीं हो सका था। वो इंजन बंद करके नीचे उतर आया। उसकी निगाहों में सफाकाना सी लाताल्की रची हुई थी और ऊँटों पर तज़हीक हमेज मुस्कुराहट थी। उसने पिस्तौल वाला हाथ बुलंद किया और फिर एक शोला सफेद कार में फंसे हुए बदनसीब कातिल के सर में पेवस्त हो गया। अगर कातिल निशाने का पक्का था तो खुद भी कच्चा नहीं था। अपने शिकार की लाश को कीमती चिता में जलता छोड़कर वो तेज रफ्तारी के साथ शहर की तरफ रवाना हो गया। वो तारिक के मकान से खासी दूर एक महफूज गली में अपनी कार पार करने के बाद जाए वारदात पर पहुंचा तो वहां पुलिस के अमले के साथ तमाशाइयों का भी एक जमे गफीर मौजूद था। तारिक के मकान का फाटक खुला हुआ था और अंदर मौजूद सरकारी गाड़ियों और वर्दियों से जाहिर हो रहा था कि तारिक को पुलिस अफसरान ने पूरी तौर पर शामिल तफ्तीश कर लिया था।